नमस्कार, मैं जितेश नेजा और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं बिंदापुर वार्ड में और हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए बिंदापुर वार्ड से पूर्व निगम पार्षद देशराज राघव, जिनसे हम खास बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि जब से देश में लॉकडाउन हुआ है तब से ही देशराज राघव जी उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी परेशान हो रहे हैं। पिछले 60 दिन हो गए हैं इनको उन लोगों की मदद करते हुए जो लोग इस आर्थिक संकट में परेशान हैं। तो देशराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है सर, लॉकडाउन की स्थिति में वो लोग बहुत परेशान हुए हैं जिनकी आप मदद कर रहे हैं, तो अभी तक कितनी मदद करते हुए आ गए हैं आप? देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है जी मैं निरंतर उसी दिन से लगा हुआ हूँ। जी और जो दिल्ली सरकार की तरफ से जहाँ पे खाना आता है, सूखा अनाज आता है, मैं अपनी पूरी टीम के साथ जी और रेगुलर सुबह 9:30 बजे से और शाम को 7:30 बजे तक निरंतर मैं सेवा में लगा रहता हूँ। जी और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे क्षेत्रीय विधायक नरेश बाल्यान जी ने किया, क्योंकि मैंने अपने वार्ड के अंदर 8 जगह खाने का इंतज़ाम करवाया, जो नरेश बाल्यान जी ने करवा के दिया। और मैं उसकी देख रेख में मैंने लोगों को राशन बंटवाया है, चाहे बिंदापुर जे कॉलोनी हो, रोहतास नगर हो जी और भगवती बिहार दिवेश कौशिक का दफ्तर हो, या मेरे एरिया में डीडी फ्लैट में 3 स्कूल हैं, पॉकेट 4 में 1 स्कूल है। 8 जगह क्षेत्रीय विधायक जी ने मेरे वार्ड में खाने का इंतजाम करवा रखा था। उसके अलावा स्कूलों के अंदर सूखा अनाज आता था जिसमें चावल और गेहूं और किट बटती थी। जी तो इसमें केजरीवाल जी ने इतना यहाँ पे मेरे वार्ड में किया है, क्षेत्रीय विधायक ने, कि कोई आदमी भूखा नहीं रहा है। उसके अलावा मैंने भी अपने पास यहाँ ऑफिस से 20 क्विंटल लगभग आटा और 20 क्विंटल चावल और दालें मैंने लोगों को, जो गरीब लोग थे, उनको निस्वार्थ हमने बांटा है। और साथ में मैं कहना चाहूँगा, जब मैं इलेक्शन लड़ा तब भी मैं एक ही बात करता था, नरेश बाल्यान और देशराज राघव निस्वार्थ होकर अपना जीवन सुधारने के लिए राजनीति करते हैं, ना कि पैसे कमाने के लिए। और आज इस लॉकडाउन में हमने लोगों की सेवा की है तो हमारी आत्मा में शांति है कि हमने लोगों की सेवा की है, तो परमात्मा देखता है। निस्वार्थ हमने सेवा की लोगों की। जी सर, देखा जाता है जब भी चुनाव आते हैं, जब एक प्रतिनिधि वोट मांगने जनता के पास जाता है, तब जनता को यही उम्मीद होती है जब हमारी संकट की घड़ी आएगी तो यही नेता हमारे बीच खड़ा रहेगा। और जिस तरह अभी आपने अपना काम किया है, भरपूर तरीके से लोगों की मदद की है, तो क्या लगता है अभी कितने लोग इस जरूरतों को अपने लोगों की पूरी किया है? देखो, मेरे वार्ड में लगभग सभी लोग खुश हैं। जी मैंने सैनिटाइजर भी किया है, अपनी गाड़ियाँ बना रखी थी। मेरे एक दोस्त एनजीओ चलाता है, कमल राजपूत, उसकी भी गाड़ी मंगवाई, दिल्ली सरकार के एमएलए से भी मंगाई, सैनिटाइजर भी किया। उसके अलावा मैं कई बार बोलता था, फेसबुक पे डालता था, व्हाट्सएप पे डालता था। 22 दिन तक क्षेत्रीय निगम पार्षद घर से निकला नहीं था। जी मैंने बोल बोल के कि हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद या तो विदेश में चल गए या दिल्ली से बाहर चल गए। वो 5-7 दिन निकल कर 5-7 दिन ड्रामेबाजी करके, जहाँ पे कोई भंडारा करवा रहा है, कोई राशन बांट रहा, वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवा के ड्रामाबाजी की। और उसके बाद आपने देखा होगा वो लोगों को सर्टिफिकेट बांट रहा है कि लॉकडाउन में मैंने बड़ा काम किया, उसका सर्टिफिकेट बांट रहा है। अरे भाई, सर्टिफिकेट तो तब बांटना जब लॉकडाउन हट जाए, तब अपने वर्करों को खुश करना। आप कम से कम घर से ही बाहर नहीं निकले तो सर्टिफिकेट किस चीज़ का बांट रहे? जी सर, जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है, देश को लॉकडाउन भी किया गया है, इस दौरान भी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि राजनीति छोड़ के हम पूरे देशवासियों को एक साथ इस बीमारी से लड़ना है, पर उसके बाद भी अगर दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में राजनीति गर्मा गर्मी दोबारा आ गई है। कभी मजदूरों को लेकर बात होती है तो कभी कोरोना के आंकड़ों को लेकर बात होती है। बिल्कुल सच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं। केजरीवाल आज लगा लो तीसरी बार दिल्ली के सीएम बने हैं जी, और इनके साथ हमेशा राजनीति होती रही है। आज भी आप देख लो, केजरीवाल जी को तो शराब की दुकानें खोलने की क्या ज़रूरत थी जी, लेकिन मजबूरी में खोली है उन्होंने, लोगों की सेवा करने के लिए। जी, केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए हेल्प के लिए, जी, सारा टैक्स बंद हो गया है, जी, तो क्या करेंगे? कहीं से तो टैक्स लेंगे। जो लोग हरियाणा से एक शराब सप्लाई लोग करते थे, यहाँ पे कोई कच्ची दारू पी रहा, कुछ पी रहा, इससे तो बेहतर ठीक है शराब के ठेके खोल दिए। मैं तो उस पक्ष में हूँ, क्योंकि कम से कम अच्छी शुद्ध उनको दारू तो मिली पीने वालों को। पर इससे जो कोरोना के जो मामले हैं वो भी तो बढ़ेंगे। जिस तरह लोग एक साथ लाइन में खड़े हैं, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें खड़ी हुई थी, लोग टूट पड़े थे उसके ऊपर। शुरू में एक दिन हुआ था, लेकिन उसके बाद अगले दिन उन्होंने एक सिस्टम बना दिया था कि ऑनलाइन अप्लाई करो,
आपको कूपन मिलेगा, टाइम मिलेगा बाकायदा, फिर आप जाएंगे। वो पहले दिन में देखो उनको थोड़ा सा पता चला जी और ये लोग ज़्यादा एकदम में भीड़ हुई। अब पीने वाले तो आपको पता है पीने वालों की आदत क्या होती है, तो उन्होंने तो वो करना ही था। लेकिन एक जनता की सेवा करने के लिए केजरीवाल ने टैक्स लेने के लिए 70% उन पे वो बढ़ाया था, जी जिससे कि दिल्ली सरकार को पैसे मिले, लोगों की सेवा करते रहें। जी जो पैसा था आपको पता है कि इसमें काम चल नहीं सकता था। जी केंद्र उनकी हेल्प करने रही, केंद्र हमेशा राजनीति करती रही है। उधर आप संजय सिंह देखो और सुशील गुप्ता जी देखो, निरंतर ये लोग लगे रहे इनके साथ। हमारा विधायक नरेश बाल्यान जी देखो, वो भी सुबह से निकलते थे, पूरे वार्ड के अंदर जगह जगह इंतजाम करवा रखा था। मेरे वार्ड में मेरे पास भी आते थे, कहते थे कोई चीज़ की कमी हो आप बताइए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी को और क्षेत्रीय विधायक नरेश बाल्यान जी को। सच्चाई में इन्होंने जो होना चाहिए वो काम किया था। मेरे वार्ड में कोई आदमी भूखा नहीं रहा। जी। जैसे मैं आपके बिंदापुर वार्ड की बात करूंगा, काफ़ी ऐसी कॉलोनियाँ आती है जहाँ पे जो लोग हैं जागरूक नहीं है कि सामाजिक दूरियाँ कैसे बनाएं, कैसे अपने हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क कैसा पहने। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, चूँकि ऐसे ये वार्ड ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, यहाँ पे मजदूर भी रहते हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए किस तरह आपने अपना अभियान चलाया? हमने अपने वॉलंटियर जितने भी वॉलंटियर थे सबको एक ही बात कहते थे, जहाँ खाना बट रहा है, जी खाना बांटते टाइम हम उनको एक ही ट्रेनिंग देते थे कि कम से कम 1 मीटर का फासले पे खड़े हों जी और लोगों को समझाएं। यदि अपनी ज़िंदगी चाहते हो, अपना परिवार चाहते हो, तो मुंह पे मास्क बांध के, घर से निकलने के बाद मास्क बांध के निकलो जी और किसी से हाथ मत मिलाओ। हमारी जो भारत की परंपरा है शुरू से चलती आई है कि हाथ जोड़ के राम राम करो, नमस्ते करो, हाथ मिलाने वाला सिस्टम परमानेंट बंद कर दो, क्योंकि ये एक दिन के लिए नहीं है। जी जो ये बीमारी चली है कम से कम 2-3 साल हमें झेलनी पड़ेगी। जी जैसे हमारे देश के अंदर चेचक माता आई थी, कितने सालों में निकली थी, टीका लगा लगा के स्कूलों में ही डेंगू हो गया, स्वाइन डेंगू फ्लू हो होगा। गया। उसी तरह से ये बीमारी भी ऐसी बीमारी है जो विदेश से चल के आई है। जी ये इसको भगाना 1-2 साल लगेंगे कम से तो क्या लगता है कितने लोग जागरूक हैं इन चीज़ों को लेके कि सामाजिक दूरियों को बनाने को लेके, हाथों को धोने को लेके? देखो अब सच्चे में अब लोग जागरूक हो चुके हैं और जिनको अपनी जान प्यारी नहीं है वो तो आज भी लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन उनको आज भी हम प्यार से समझाते रहे, यही कहते हैं जी भाई हमको आपको कुछ कहते हैं कि मास्क क्यों नहीं पहनते, तो ये सोलो आपसे प्यार है, आपको समझा इसलिए है। हमें थोड़ी सी एक लोगों में ये भावना जानी चाहिए कि घर से निकलने के बाद सब मास्क लगाएं। अपना समझ के आप लोगों को हम कहते हैं कि मास्क लगाओ, जान प्यारी है। इसके अलावा ये तो चलता रहेगा, काम धंधे तो चलते रहेंगे, जी कोई दिक्कत नहीं है। और इस महीने से काम धंधे भी केजरीवाल ने खोले हैं, कुछ फैक्ट्रियाँ चली हैं, कुछ छोटे मोटे सिलाई केंद्र हैं, एक्सपोर्ट की वो भी है, तो लोगों को अब थोड़ा सा आराम मिला है। जी इसमें कोई दो राय नहीं कि जब लॉकडाउन में बिल्कुल काम धंधा बंद हो गया था तो लोग इतने परेशान थे बेहद है, क्यों खाने के लिए पैसे नहीं थे, मकान मालिक को किराया देने के लिए किराया नहीं था। उसके भी केजरीवाल ने कहा भाई मेरे कहने से 1 महीने के लिए आप किराया छोड़ दो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो लोगों ने उस चीज़ को भी माना है, जी लोगों ने किराया भी छोड़ा है। लेकिन अच्छा दिल्ली के अंदर, और मैं साथ में कहना चाहूँगा कि यदि भारत के अंदर सबसे बेहतर काम किया है तो दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया, जो कभी अनाज की, सूखे अनाज की, पका हुआ खाने की कोई कमी नहीं छोड़ी इन लोगों ने। जी सर, आपने भी 2 बातें कही। एक तरफ कहा कि आपने राहत देने वाली बात, काम धंधे खोलने वाली बात। जब हमारे देश में, अगर खाली दिल्ली की बात करूँगा, दिल्ली में नामात्र केस थे, तब पूरी दिल्ली को लॉकडाउन किया गया था। अब जब हमारी दिल्ली में 12,000 से ऊपर केस हैं आंकड़ों के हिसाब से, तब हमारी दिल्ली को खोल दिया गया है। दूसरी बात कि आपने जो बताई उसको लेकर, शराब के ठेकों को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर, ये 70% टैक्स बढ़ाना, ये कितना ठीक था? देखो टैक्स बढ़ाना मैं तो जायज़ मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ और लोग दे भी रहे हैं, जी इसलिए कि केजरीवाल अपने घर तो लेके नहीं जा रहा है। केजरीवाल को केंद्र से बजट मिल नहीं रहा है और लोगों को एक राहत दे रहा है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स के थ्रू आएंगे। जो टैक्स आप लगा लो, आना चाहिए था, वो टैक्स बंद होगा दिल्ली के अंदर, जी तो टैक्स आएगा कहाँ से? ये एक ऐसी चीज़ है, इसको बढ़ाने से कम गरीब लोग ठेके पे तो नहीं जाएगा, जी जाएगा पैसे वाला जाएगा, वो कम से कम 70% देगा, तो उसको कोई उससे अंतर भी नहीं पड़ेगा। उसके एक गरीब आदमी की शराब भी बंद होगी है, उसके परिवार भी खुश है, जी और पैसे वाला है उससे 70% बढ़ा के भी ले लिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उससे क्या है कि वो सरकार को एक हेल्प मिली है और उस पैसे से गरीब लोगों की केजरीवाल जी हेल्प कर रहे हैं।
जी, तो राहत वाली बात को लेकर बात करूँगा दोबारा से कि दिल्ली में राहत मिलना चालू हो गई है, काफ़ी फैक्ट्रियों को खोल दिया गया है, मार्केटों को और डीवन के हिसाब से खोला गया है, पर मार्केट वाले परेशान ये है कि राहत तो मिली है पर वहाँ ग्राहक नहीं है। हमने काफ़ी मार्केट, दिल्ली की काफ़ी मार्केटों में बात की है, हम लाजपत नगर भी गए, सरोजिनी नगर भी गए, वहाँ के दुकानदार परेशान है कि राहत तो दी है पर वहाँ पे ग्राहक ही नहीं है। हम सुबह से लेकर शाम तक दुकान खोलते हैं पर कोई ग्राहक नहीं आता। देखो ग्राहक तो आएंगे, अभी भी लोगों में दहशत है जी इसमें कोई दो राय नहीं। आज दिल्ली के अंदर यदि ये केस बढ़ रहे हैं, जी केजरीवाल की देन नहीं है। जी मैं सीधा से सीधा अपने पीएम को भी दोषी मानता हूँ उसमें। एक विदेश से लोग लाके यहाँ पे, विदेश से लोग लेके आ रहे हैं और पता है कि विदेश में लोग रह रहे हैं, कमा खाने के लिए गए हुए हैं, तो थोड़े दिन उनको वहीं पे रहने दो। जी अब वहाँ उनके कोरोना पॉजिटिव पा रहे हैं, उनको आप हवाई जहाज़ों में भर के दिल्ली लेके आ रहे हो। जी और शुरू में तो आपने देखा कोई उनकी चेकिंग कोई कुछ नहीं, किसी के पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनको दिल्ली में छोड़ा। एक ऊपर से जो हमारे मुस्लिम भाई एक उनके वहाँ से, इसकी वजह से 2 लोगों की वजह से ये दिल्ली में फैला। नहीं, दिल्ली में ऐसा कोई नहीं था। और आज भी हमारे पीएम साहब विदेश से लाने की प्लानिंग बना रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पे जो आदमी सेट है विदेश में, उनको थोड़े दिन वहीं रहने दिया जाए, वो भी सुरक्षित रहें और यहाँ लाने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ तो उनके यदि कोई केस है तो ज़्यादा बढ़ेंगे और इंडिया में। जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार या बाकी राज्य सरकार बाहर के देशों से अमीर के बच्चों को भारत में लेके आ रही हैं, तो वहीं जो देश का मजदूर है, देश का निर्माता है, उन मजदूरों के लिए कोई भी प्लानिंग, कोई भी मदद नहीं की जा रही है। देखो बीजेपी आपने देखा होगा शुरू से ही गरीब पार्टी नहीं है, ये पैसे वाले की पार्टी है। जो पैसे धनी लोग हैं उनकी पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी ये नहीं रही है। दिल्ली में यदि बदलाव लेके आए गरीबों की पार्टी आम आदमी पार्टी है। बस अब मजदूरों के खिलाफ इतनी लड़ाई क्यों, इतनी नफरत क्यों? क्योंकि जब एक मकान बनता है उसके अंदर एक मजदूर का ही हाथ ज़्यादा होता है उसको बनाने के लिए। अगर एक सड़क भी बनती है तो उसमें मजदूर का ही ज़्यादा मेहनत होती है, खून पसीना होता है उसका। पर उसके बाद भी जब कोई संकट आता है तो मजदूरों का बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। देखो आज केजरीवाल भी यदि कहे कि मैं 100 बसें भेजने के लिए तैयार हूँ जी तो उस पर भी पाबंदी लगा देंगे। जी और रोडों पे आप एक मजदूर की हालत देखेंगे। जी और मैंने आज सुबह भी अपना व्हाट्सएप खोल के देख रहा था, टीवी पे भी देख रहा था, किसी का 3 साल का बच्चे की डेथ हो गई, किसी के 4 साल की होगी, किसी बच्चे को दूध नहीं मिला है, किसी को खाना नहीं मिला है, पैदल चले जा रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, छाले पड़ रहे हैं। तो हमें भी दया आती है। लेकिन ये एक विदेश से आ सकते हैं लोग हवाई जहाज में बैठ के, जी लेकिन इन गरीबों के लिए हमारे पीएम साहब के पास पैसे नहीं जी है। आज हमारे देश में 300 से ज़्यादा मजदूरों की डेथ हो चुकी है। उन मजदूरों का जिम्मेदार कौन सा? नहीं, बिल्कुल पीएम जिम्मेदार है और मैं कहूँगा जितना ये 20 लाख करोड़ की जो घोषणा कर रखी है, जी हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि 20 लाख करोड़ कहाँ जा रहे हैं। जी ये वही हालत होना है जैसे लोगों के अकाउंट में पहले 15 लाख रुपए गए थे, उसी तरह ये 20 लाख करोड़ भी वैसे ही जाएंगे। जी आपने एक बात और बोली किराएदारों को लेके। जब केजरीवाल साहब ने मकान मालिकों से गुजारिश की थी कि 1-1 महीने का 2-2 महीने का जो किराया है वो छोड़ दिया जाए, अभी बाद में उनसे ले लिया जाए किस्तों के हिसाब से, पर उसके बाद भी कई जगह हमने देखा कि मकान मालिक किराएदारों को परेशान कर रहे हैं किराया देने के लिए। उनको ये कहा जाता है कि आप कहीं से भी लेके हमें किराया दो। देखो 100 में से 17 आदमी अच्छे भी होते हैं, 30 आदमी थोड़े से बदमाश प्रवृत्ति के भी होते हैं कि किराएदार को परेशान करते हैं। जी लेकिन 70% लोग ये होते हैं भाई अभी हैं तो दे देना, नहीं है तो रहने दो, जी आपके पास बाद में दे देना। 70% लोग अच्छे भी हैं, लोगों ने छोड़ा भी है। मुझे प्रत्यक्ष भी प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जी भाई आपके पास पैसे नहीं तो अपना पहले परिवार चलाओ और उसके बाद हो तो दे देना, नहीं तो देने की ज़रूरत नहीं है। केजरीवाल जी का लोगों ने फॉलो भी किया है, जो उन्होंने कहा उसका माना भी। और सच्चाई में केजरीवाल जी बोलते हैं, अपने लिए नहीं बोलते। जी जनता गरीब की भावना है उनके दिल में, पता है कि लोग कैसे कैसे अपना गुजारा करते हैं। उन्होंने गरीबी देखी है। जी एक नीचे से जो आज नेता बने हैं तो दैत्य धनी नहीं है केजरीवाल जी, वो आज सीएम है, आज भी गरीबों की तरफ है और गरीबों के ही नेता है और गरीबों की तरफ ही देखते हैं कि गरीब किस स्तर के होते हैं, कैसे कमाते हैं, कैसे अपना गुजारा करते हैं। तो उनका यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा हितैषी दिल्ली के अंदर केजरीवाल ही है। अभी कल या परसों में केजरीवाल साहब ने एक ऐलान और किया प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर। उन्होंने बात कही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादातर क्या कर रहे थे, जो भी कोरोना का पेशेंट आ रहा था उसको वापस भेज देता था। अगर उसकी हालत सीरियस भी होती थी उसकी डेथ वहीं हो जाती थी। उसको देखते हुए भी केजरीवाल साहब ने ऐलान किया है कि 20% बेड भी प्राइवेट हॉस्पिटल को बुक करने होंगे कोरोना पॉजिटिव के लिए। पर ये ऐलान इतना लेट क्यों?
उससे पहले क्यों नहीं? देखो पहले भी आपने देखा होगा कोई एक्सीडेंट होता है तो इन्होंने ऐलान किया था कि प्राइवेट में कभी भी जाके आप उसको एडमिट करा दो जी और उसका इलाज होगा। जी उसी तरह अब भी देखा जाए तो एक जब डॉक्टर शपथ लेता है जी तो कसम खिला के शपथ ली जाती है और भगवान का रूप हम लोग उनको मानते हैं डॉक्टर को। तो इसलिए डॉक्टरों को खुद ही सोचना चाहिए, जिसने लाइसेंस ले रखा है उसमें कम से कम 20% तो गरीब लोगों के लिए वैसे भी बेड खाली होने चाहिए। तो ये तो शुरू से एक रूल है। और केजरीवाल जी जैसे जब शपथ ली थी तब इन्होंने ये घोषणा कर रखी थी भाई गरीबों के लिए कोई जैसे BPL कार्ड है और कुछ है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, लाइसेंस ले रखा है तो उसको कम से कम 20% लोगों को आप उनका इलाज फ्री करो। जी उसी तरह ये जो कोरोना इलाज है ये भी 20% होना चाहिए, तो उसमें कोई दो राय नहीं। और आज भी सरकारी हॉस्पिटलों में बेड खाली हैं। जी ये कहते हैं जिसको ज़्यादा दिक्कत है उसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके आओ, जी बाकी तो उनका घर पे इलाज होने लग रहा है। जी चलिए सर, आखिरी में अगर मैं ये सवाल करूँगा, जितने भी जीवन में लोग हैं अगर उनको आपसे मदद चाहिए हो तो किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं वो? क्या कोई फ़ोन नंबर आपने दिया हुआ है हमको? बिल्कुल, मैं डेली फेसबुक पे आता हूँ जी और डेली व्हाट्सएप पे आता हूँ। मेरे नंबर मेरे वार्ड में लगभग सबको पता है। जी और मेरे पास कोई भी भाई बहन, मेरी बहनें आई हैं, जी मैंने किसी को हिताश नहीं होने दिया, मैंने हेल्प करी है। और मैं सोचता हूँ कि जो काम मेरे बस के नहीं, मैं दोस्तों से हेल्प लेके जी मैंने लोगों की सेवा की है। और मेरा एक ही उद्देश्य है, उस परमात्मा से यही चाहता हूँ जैसे मुझे जनता में प्यार मिलता है, सच बताऊँ आपको, जी जैसे मुझे प्यार देते हैं अपना बेटा अपना भाई समझ के, मुझे अगला जीवन भी ऐसा ही मिलता रहे। मैं ऐसे ही सेवा करता हूँ, मेरी एक ही भावना है। जी धन्यवाद सर आपका बहुत टाइम देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिंदापुर वार्ड से पूर्व निगम पार्षद देशराज यादव, जिनसे हमने खास बातचीत की, जिनका खास तौर पर कहना है कि जब से लॉकडाउन हुआ था तब से ही मैं लोगों की मदद करता आया हूँ और इस काम को मैं आगे बरकरार रखूंगा, जिसमें मेरे साथ क्षेत्रीय विधायक नरेश बालेन भी दे रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अपनी तरफ से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, जब तक देखते हुए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।